नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली के तीनों नगर निगमों का औपचारिक रूप से हुआ विलय। नौकरशाहों के हाथ में आई दिल्ली नगर निगम की कमान। विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने संभाला चार्ज। जल्द दिल्ली नगर निगम के लिए हो सकते हैं चुनाव। यूपी में राशन कार्ड सरेंडर की खबरों से दबाव में आई योगी सरकार। उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक के ट्विटर अकाउंट से किया ट्वीट। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है झूठी खबर। सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर का नहीं दिया आदेश। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस से दूरियां बढ़ाने में लगे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान परिवारों से की मुलाकात। पीड़ितों को 3 लाख रुपए का दिया मुआवजा। अगले साल के अंत में होने हैं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव। कांग्रेस से होनी है टक्कर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। KL राहुल को मिली टीम की कमान। विराट और रोहित को आराम। IPL सनसनी उमरान मलिक को पहली बार मिला मौका। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी की जिला कोर्ट में शुरू होने वाली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है वहीं मूल शिवलिंग मौजूद है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ दिल्ली का कुतुब मीनार भी चर्चा में आ गया है। इसकी खुदाई करने की खबरें भी आ रही हैं। मोदी सरकार के मंत्री ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इन खबरों पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सपा विधायक आजम खान की नाराजगी अखिलेश को लेकर कम हुई। बात गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी करेंगे। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अब कोर्ट सुनवाई को तैयार है। कल यानी सोमवार से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई जमीन के अधिकार को लेकर नहीं बल्कि पूजा के अधिकार को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी हो जाए। लेकिन इस बीच अब इस मामले में नए केस फाइल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। सोमवार से वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में 5 महिलाओं ने रोज श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगा था। दूसरी ओर सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी कोर्ट कोई फैसला दे सकता है। ये रिपोर्ट पहले ही लीक हो चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो दरअसल एक फव्वारा है। इसके साथ ही जिला जज को मुस्लिम पक्ष के उस दावे पर भी फैसला देना है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है, इसलिए कोर्ट को मामले में सुनवाई का अधिकार ही नहीं है। इस बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसकी नियमित पूजा अर्चना होनी चाहिए और इसके लिए वो 23 मई को अदालत में याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अदालत से मांग करेंगे कि उन्हें बाबा के श्रृंगार, भोग राग, स्नान, साफ सफाई और पूजा पाठ का अधिकार मिले। इस मामले में अभी तक राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब सपा सांसद ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। ये मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उठाया जा रहा है, जिससे चुनावों में बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि इतिहास का अध्ययन करेंगे तो वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था। ज्ञानवापी के बाद और भी दूसरे मुद्दे उठाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष तो 40,000 मस्जिदों पर दावा कर चुका है। इस बीच मोदी सरकार के मंत्री ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे वो खुद ही मुश्किल में फंस गए। बाद में वो सफाई दे रहे हैं कि उनका जो बयान मीडिया में चल रहा है वो उन्होंने नहीं दिया। तो आखिर क्यों मोदी के मंत्री को देनी पड़ रही है सफाई और क्यों उनके बयान से विवादों में आ गया कुतुब मीनार? देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के आम चुनावों तक देश की सभी मुगलकालीन और ऐतिहासिक इमारतों पर खतरा मंडराता रहेगा। यह हम नहीं कह रहे बल्कि राजनीति के जानकारों का ये मानना है। ताजा मामला दिल्ली की शान और ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार का है, जिसको लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्री JK रेड्डी ने खुदाई कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्री जी अपने ही बयान से मुकर गए और इसका खंडन करने लगे। खबरों की माने तो रिपोर्ट आई थी कि संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकनोग्राफी कराई जाए। एक रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम किया जाएगा। इसके बाद ASI संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
आपको बता दें कि संस्कृति सचिव ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया था, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब कुतुब मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर खुदाई का काम शुरू हो सकता है। रिपोर्ट में कुतुब मीनार ही नहीं, अनंगताल और लाल कोट किले पर भी खुदाई करने की बात सामने आई थी। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ कुतुब मीनार परिसर का सर्वे किया था। इस टीम में 3 इतिहासकार, ASI के 4 अधिकारी और रिसर्चर मौजूद थे। इस मामले में ASI के अधिकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार में 1991 के बाद से खुदाई का काम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, वैसे ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री GK रेड्डी की सफाई आ गई। उन्होंने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें कुतुब मीनार की खुदाई की बात कही गई है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले कुतुब मीनार के नाम बदलने की मांग भी उठ चुकी है। ऐतिहासिक इमारतों की पहचान को मिटाने की जो साजिश हो रही है, इसे 2024 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। मुगल कालीन सभी इमारतें अब निशाने पर हैं। इतिहास बदलने की तैयारी हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, तो यूपी की योगी सरकार बदला लेने की कोशिश कर रही है। सपा विधायक आजम खान ने कहा है कि वो योगी से मिलकर जरूर पूछेंगे कि वो उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, उनसे बदला क्यों लिया जा रहा है। वैसे आज आजम को लखनऊ जाना था। सपा विधानमंडल दल की बैठक थी। इस बैठक पर सभी की नजरें थीं, क्योंकि आजम की नाराजगी अखिलेश यादव से बनी हुई है। तो क्या आजम पहुंचे सपा की बैठक में? देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद 23 मई से पहला विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में योगी सरकार को घेरने के लिए लखनऊ में बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सभी विधायकों को न्योता दिया गया था। लेकिन इस बैठक से आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला किनारा कर गए। इन दोनों विधायकों की गैर मौजूदगी ने यूपी का सियासी बाजार गरमा दिया है। इस बैठक में सपा विधायक आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के न शामिल होने से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आजम खान के सोमवार को सदन में शामिल होने की बात कही है। सपा को अब भी उम्मीद है कि आजम खान अब भी उनके साथ ही हैं और कल सदन में उनसे मुलाकात होगी। सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान के बैठक में न शामिल होने के सवाल पर लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों लोग कल सदन में रहेंगे। साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान आजम खान की सीट अरेंजमेंट को लेकर बताया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाईं तरफ आजम खान की सीट होगी और दाहिने साइड पर हमारी सीट है। आपको बता दें कि सपा विधानमंडल दल की बैठक में प्रसपा अध्यक्ष सपा विधायक शिवपाल यादव भी शामिल नहीं हुए हैं। सीतापुर जेल से छूटे जाने के बाद से आजम खान का एक बयान चर्चा में है। मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक आजम खान ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि सबसे ज्यादा जुल्म तो मेरे अपनों ने किया है। आजम के इस बयान को अखिलेश से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पार्टी अब आजम को मनाने में जुट गई है। इसलिए विधानसभा में आजम को अखिलेश के बगल वाली कुर्सी दी गई है, जिससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो सकें। दूरियां गुजरात में पाटीदार नेता नरेश पटेल और कांग्रेस के बीच भी कम हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो क्यों गुजरात में नरेश पटेल हैं कांग्रेस के लिए जरूरी, और क्या कांग्रेस जिग्नेश पर लगा रही है दांव? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहा है तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन पार्टी को झटके भी लग रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता दूसरे दलों में चले गए हैं, जिसमें हार्दिक पटेल का नाम भी शामिल है। हार्दिक अभी किसी दल में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। हार्दिक की काट के लिए कांग्रेस ने नरेश पटेल की ओर हाथ बढ़ाया है और दावा किया जा रहा है कि नरेश पटेल भी कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। दरअसल गुजरात में पटेलों की आबादी 22% के करीब है और नरेश पटेल की लोकप्रियता पाटीदारों में जबरदस्त है। नरेश पटेल अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस हार्दिक पटेल से मिले झटके से भी आसानी से उभर जाएगी। नरेश की लोकप्रियता इस समय चरम पर है, तो हार्दिक पटेल की लोकप्रियता में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट आई थी। ऐसे में हार्दिक के जाने से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा फायदा नरेश पटेल की पार्टी में शामिल होने से मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं की नरेश पटेल से बात हो चुकी है और जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की नजर दलित नेता जिग्नेश मेवानी पर भी है। जिग्नेश साफ कर चुके हैं कि वो अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे
वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जिग्नेश निर्दलीय विधायक हैं। तकनीकी रूप से वो कांग्रेस में शामिल भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनावों से पहले वो कांग्रेस की सदस्यता भी लेंगे। जिग्नेश और नरेश पटेल के सहारे कांग्रेस बड़े जनाधार को साधने की कोशिश में है, जिससे बीजेपी को आसानी से मात दी जा सके। कांग्रेस सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी में नहीं जुटी है, बल्कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को लेकर भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के चुनाव की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है। हर सीट पर उनकी नजर है। तो क्या है हिमाचल में कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, इसलिए अब कांग्रेस सूबे में राज करने का मौका गंवाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि पार्टी ने अभी से बीजेपी के किले में सेंधमारी के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ दिग्गज नेता लगातार जनता के बीच जाकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों पर पंजे को ताकत देने के लिए अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम ने भी कमान अपने हाथों में ले ली है। पार्टी की चुनावी तैयारियां देखने के लिए नियुक्त 12 राष्ट्रीय सचिवों में से 1/3 लोग पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम के हैं। पार्टी को भरोसा है कि प्रियंका गांधी राज्य में सत्ता लौटाने के कांग्रेस के मिशन पर विशेष फोकस रखेंगी। कांग्रेस ने फैसला किया है कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय सचिवों में दीपिका पांडे, चंदन यादव, राजेश तिवारी, रोहित चौधरी, धीरज गुजर, प्रदीप नरवाल, विकास उपाध्याय, विजय सिंगला और चेतन चौहान एक सप्ताह में अपने मिशन में जुट जाएंगे। दरअसल कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी मुख्यालय पर बैठक की और सचिवों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में मौजूद रहे एक नेता ने बताया कि ये एक शुरुआती बैठक थी, लेकिन सचिवों को बूथ प्रबंधन पर फोकस करने और बूथ कमेटियां तैयार करने के लिए कहा गया है, जो चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक जून में भी करने की योजना बन रही है, लेकिन उससे पहले जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी फौज को मैदान में उतार दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से प्रियंका ने दूसरे राज्यों में नेताओं को जीत का मंत्र दिया है, ठीक उसी तरह वो यहाँ भी कार्यकर्ताओं को ताकत देंगे, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये तैयारी बीजेपी पर पड़ती है कितनी भारी। हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। ऐसे में कांग्रेस को सत्ता मिलने का भरोसा पहले से ही नजर आ रहा था और अब प्रियंका की सक्रियता ने पार्टी नेताओं को और भी उत्साहित कर दिया है। कांग्रेस में जहां उत्साह दिख रहा है, वहीं बीजेपी की मुश्किलें पूरे देश में बढ़ती नजर आ रही हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में उसे लगातार झटके मिल रहे हैं। बीजेपी के एक और सांसद ने टीएमसी का दामन थाम लिया है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दिक्कत और बढ़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद बीजेपी मजबूत तो नहीं हुई, बल्कि बीजेपी का एक और मजबूत विकेट गिर गया। बाबुल सुप्रियो के बाद अब एक और बीजेपी सांसद ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह के टीएमसी में जाने के संकेत मिलते ही बैरकपुर में उनके स्वागत के पोस्टर लग गए। उसके बाद से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सिंह ने बीजेपी नेताओं के फोन उठाना ही बंद कर दिए। अर्जुन सिंह ने हाल ही में बीजेपी के राज्य संगठन पर यह आरोप लगाए थे कि उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनके इन आरोपों से ही इशारा मिलने लगा था कि अब वो बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। अर्जुन सिंह 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें तुरंत ही लोकसभा का टिकट थमा दिया था। अर्जुन सिंह ने कड़े मुकाबले में टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी को हराया था, लेकिन अब अर्जुन एक बार फिर घर वापसी कर चुके हैं। जल्द ही वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अर्जुन सिंह ने अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि 15 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। अर्जुन सिंह के ट्वीट से भी ये संकेत मिल रहे थे कि वो टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। 21 मई को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुना है आज समुंदर को खुद पे गुमान आया है, उधर ही चले जाओ कश्ती जहां तूफान आया है। आज भी अर्जुन सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कभी अपने भी अंदर देख, अपनी भी तलाशी ले, मेरी बुनियाद का एक एक पत्थर देखने वाले। और बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल में टैक्स कटौती पर विपक्ष के सवालों की। केंद्र सरकार ने लंबे वक्त के बाद पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया, जिसके बाद पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया, जिसे लेकर पीएम मोदी लगातार सरकार की सराहना कर रहे हैं।
लेकिन वहीं विपक्षी दल मोदी सरकार के तेल के खेल को समझ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही पूरा गणित समझाकर यह भी बता दिया कि सरकार केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। देश में जनता महंगाई से परेशान हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। मगर अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे केंद्र सरकार मेहरबान हो रही है। तभी तो झट से केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर खुद को मसीहा दिखा दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि हमने महंगाई से दिए जख्मों पर जनता को मरहम लगा दिया। लेकिन सच से हर कोई वाकिफ है, तभी तो विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को छलावा बता रहे हैं। कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र की घेराबंदी की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय वित्त मंत्री, आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। आपका कहना है कि कीमत 9 रुपए 50 पैसे कम हो जाएगी। 21 मार्च 2022 यानी 60 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी। 60 दिनों में आपने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की और अब इसे 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिया। जनता को मूर्ख ना बनाए। उन्होंने आगे लिखा कि प्रिय वित्त मंत्री, आज डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। आपका कहना है कि इसकी कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। 21 मार्च 2022 यानी 60 दिन पहले डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर थी। 60 दिनों में आपने डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की और अब इसे 7 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार ने किस कदर जनता के साथ छल किया है। बावजूद इसके पीएम मोदी तो अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधे ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब राहत दी ही नहीं तो दिखावा किस बात का? जब तेल में लगी आग बुझाई ही नहीं तो वाहवाही किस बात की? क्या सरकार ने ये दिखावा केवल चुनाव के लिए किया है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।